बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को वजीर आला के तौर पर बहाल कर दिया। वजीर आला पंजाब की काबीना भी बहाल हो गई। परवेज इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का दोबारा आगाज हुआ। चीफ मिनिस्टर की जानिब से अंडर टेकिंग दे रहे हैं। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली ना तोड़ने की अंडर टेकिंग दे दी है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। जी मलिक अशरफ, बताइएगा, अहम फैसला है, सामने आ चुका है। लार्जर बेंच ने मुस्लिम लीग काफ के सरबाज हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, उनको एक बड़ा रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट से मिला है और आज लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को बहाल कर दिया है और गवर्नर पंजाब की जानब से जो उन्हें डी नोटिफाई करने का जो ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया है और अदालत ने अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए उनसे 11 जनवरी को जवाब तलब किया। अब ये केस जो है 11 जनवरी के लिए मुलतवी किया गया है और 11 जनवरी को इस केस की मज़ीद समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने जो आर्डर्स पास किया है इसमें एक तो उन्हें कहा है कि अंडरटेकिंग दी गई है चौधरी परवेज़ इलाही की जानब से कि वो असम्बलियों को तहलील नहीं करेंगे और मज़ीद अदालत ने यह भी कहा है कि जो वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही वो एतमाद का वोट लेने से अदालत उन्हें नहीं रोक रही, वो खुद एतमाद का वोट हासिल कर सकते हैं और अदालत ने उन्हें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि वो इतने टाइम में एतमाद का वोट हासिल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में आज ही चौधरी परवेज़ इलाही की जानब से गवर्नर पंजाब की जानब से उन्हें डी नोटिफाई करने के इकदाम को चैलेंज किया गया था और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। सुबह के वक्त इस बेंच में शामिल जस्टिस फ़ारूक हैदर ने केस की समाअत से माज़र कर ली थी, जिसके बाद इस बेंच में जस्टिस आसम हफीज़ को शामिल किया गया और जस्टिस आबजी शेख की कोर्ट में जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो चौधरी परवेज़ इलाही की जानब से उनके वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास अक्सरियत है, जो गवर्नर पंजाब ने ऑर्डर्स पास किया है उस वो कानूनी तकाज़े पूरे नहीं करता। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि गवर्नर पंजाब ने स्पीकर को ख़त लिखा था और इस हवाले से स्पीकर जो हैं वो इजलास बुलाने के पाबंद हैं, वज़ीर आला के वो डायरेक्शंस नहीं थी। मज़ीद इस हवाले से उन्होंने अपना मौक़ा पेश किया तो अदालत ने उनसे कहा कि अब अगर आप अंडरटेकिंग दे दें कि असम्बलियों को तहलील नहीं करेंगे तो अदालत इस हवाले से ऑर्डर्स पास कर देगी। जो इस समाअत के दौरान जो बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं उन्होंने इस हवाले से कहा कि वो इस हवाले से अंडरटेकिंग नहीं दे सकते, वो पहले इस हवाले से बात करेंगे। अदालत ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को अपने क्लाइंट से यानी चौधरी परवेज़ इलाही से बात करने के लिए 1 घंटे का वक़्त दिया और उन्हें कहा कि वो इस हवाले से उनसे बात करके अदालत को आगाह करें। जब इस हवाले से दोबारा वो अदालत में आए तो अदालत में उन्होंने आगाह किया कि वो अंडरटेकिंग देने जा रहे हैं। जब ताहम गवर्नर पंजाब के वकील भी अदालत में इस हवाले से पेश हुए और उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, जिस पर अदालत का ये कहना था कि अदालत चाह रही है कि दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद ऐसा ऑर्डर पास किया जाए जो मिसयूज़ ना हो और इस पर अदालत ने अपना ऑर्डर्स, ये अबूरी तौर पे ऑर्डर्स है जो कि अभी कुछ देर में तहरीरी हुक्म जारी हो जाएगा। इसी हवाले से मेरे साथ आज सारा दिन मौजूद रहे अली रामे भी। अली रामे, कैसा देखते हैं आज अदालत में जो समाअत हुई? देखिए, अदालत में सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि आज वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया है, हुकूमत पंजाब को बहाल कर दिया है और उससे बड़ी बात यह है कि अब पंजाब असम्बली जो है वो तहलील नहीं होगी, क्योंकि PTI की तरफ से उनका मौक़िफ़ यही था कि आज के रोज़ यानी कि 23 दिसंबर को चेयरमैन PTI ने ऐलान किया था कि पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी, लेकिन अब पंजाब असम्बली तहलील नहीं हो सकी। साहब, पहले तो वो जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे अदालत में पेश हो रहे, पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो इनकार कर रहे थे कि वो अंडरटेकिंग नहीं दे सकते। अदालत ने उन्हें मौका दिया, लेकिन क्या महसूस करते हैं कि पहले इनकार फिर उन्होंने इस पर तस्लीम कर लिया कि वो अंडरटेकिंग देने को तैयार है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब फर्स्ट उनकी हियरिंग हुई, पहली समाअत हुई, तो उन्होंने यही कहा कि आप अंडरटेकिंग ले आए। अंडरटेकिंग के बाद जब 10 मिनट बाद दोबारा समाअत हुई तो जो परवेज़ इलाही के वकील हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो अंडरटेकिंग जो है वो नहीं देंगे, सिर्फ अदालत अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्डर जो है वो रिलीज़ करे। लेकिन उस पर फिर अदालत ने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जब तक आप इन रिटर्न उनको कोई हलफनामा नहीं देंगे तो उसमें असल वजह तो यही थी कि असम्बली को तहलील ना किया जाए और उसी पर अब मामला जो है 1 घंटे का टाइम दिया गया। अब 1 घंटे में जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं वो बाकायदा ज़मान पर गए, उन्होंने मुशावरत की, तो मुशावरत में यही हुआ कि अगर उनकी हुकूमत बच सकती है तो जो असम्बली को डिज़ोल्व करने का फ़ैसला है वो वापस लिया जा सकता है। एक तरफ हुकूमत बचाई, लेकिन दूसरी तरफ जो उनका एक फ़ैसला था कि असम्बली को तहलील करना, वो उन्होंने फ़ौरी तौर पर अब पीछे छोड़ दिया और उसी पर
अदालत ने फिर गवर्नर वकील के जो गवर्नर पंजाब के वकील हैं उनसे भी यही चीज़ पूछी कि अब आप अंडरटेकिंग लेके आएँ, आपके पास अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो उस पर आप अभी अपना जवाब दे दें। अच्छा, ऐसे ही लग रहा था कि अदालत भी चाह रही है कि असम्बली चलती रहे। अगर अदालत ना चाहती तो जो उन्होंने अंडरटेकिंग नहीं दे रहे थे तो अदालत आर्डर भी पास कर सकती थी, लेकिन अदालत की यही कोशिश थी कि दोनों फ्री कैन लाई हैं, दोनों के नुमाइंदों की तरफ से ये अंडरटेकिंग आ जाए कि असम्बली तहलील नहीं होगी। ज़ाहिर लग रहा था कि अदालत की भी यही एक सोच थी कि अंडरटेकिंग इनके देने के बाद ऐसा ऑर्डर्स पास करें जिसको मिस यूज़ ना किया जाए और असम्बली जो वो चलती रहे। बिल्कुल, जब पहली समाअत हुई तो पहली समाअत से ही जो जजेस के रिमार्क से उससे अंदाज़ा हो चुका था कि पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाना है और जो पंजाब के अंदर एक सियासी बहरान पैदा हुआ है इसको ख़त्म करना है। और उसी पर जब ये चीज़ें सामने रिमार्क सामने आना शुरू हुए तो लग रहा था कि असम्बली तहलील नहीं होगी और हुकूमत को बचा लिया जाएगा। और उसी तरह आप देखने में अपने फ़ैसला आप देख लिया कि जजेस ने बाकायदा तौर पर फ़ैसला दिया कि पंजाब हुकूमत बहाल है। लेकिन इसमें एक अहम बात ये भी वो भी आपने अपने यहाँ पर डिस्कस भी किया कि वोटिंग नो कॉन्फिडेंस वोट के ऊपर जो है वो एक इशू है। अब तहरीरी तौर पर हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा जारी होगा उसमें देखा जाएगा कि 11 जनवरी तक क्या परवेज़ लाही पाबंद हैं कि वो वोट ले सकते हैं या नहीं। बैरिस्टर अली ने भी जो परवेज़ लाही के वकील थे उन्होंने भी यही मौका अख्तियार किया कि उनको पाबंद नहीं किया गया और ना ही वो रोक रहे हैं। तो लिहाजा अब ये वज़ीर आला पंजाब की सवाब दे दी है कि वो नो कॉन्फिडेंस का वोट लेते हैं पंजाब असम्बली में या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अब पंजाब हुकूमत को बहाल करना ये एक अहम क्योंकि फ़ैसला था, पंजाब हुकूमत को बहाल कर दी क्योंकि सूबे में पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जो कि नागज़ीर थी। और इसमें रामे साहब हम ये भी देखते हैं ना कि जो पहले एक इशू था कि गवर्नर जो हल्फ नहीं ले रहे थे, जो पीटीआई के दौर के गवर्नर थे और जो हमारे हमजा शहबाज हैं इन्होंने लेना था वो कर रही थी, लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा था। ये भी एक अदालत के सामने मामला था कि अदालत कोई ऐसा ऑर्डर पास ना करे जो कि नज़रअंदाज करे, कोई उसको मिसयूज़ करे या ये असम्बली की तहलील या उसको कंटिन्यू रखने के मामले में किसी किस्म की कानूनी कबाह सामने ना आए। इसलिए अदालत चाह रही थी कि वफाकी हुकूमत का और जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब हुकूमत उनका मौका लेके अदालत ऐसा ऑर्डर पास करे जो इम्प्लीमेंट भी हो सके। देखिए, जज साहब ने जस्टिस आबा अजीज़ शेख साहब ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हम बैलेंस करना चाहते हैं, हम ये नहीं कि हम एक फ़रीक को रिलीफ दे दो दूसरे को ना दें। उन्होंने यही कहा कि हम बैलेंस करके ही फ़ैसला देंगे ताकि जो पंजाब असम्बली है वो भी बची रहे और हुकूमत जो है उसको बहाल कर दिया जाए। क्योंकि कैबिनेट डिज़ोल्व होगी तो इसका मतलब है कि पंजाब हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। और उसी पर ही बैरिस्टर अली का मौक़िफ़ यही था कि जो नोटिफिकेशन किया गया है और उसमें 137 क्लॉज 7 का उन्होंने जिक्र किया है तो वो बाकायदा तौर पर गैर कानूनी अमल है जो कि गवर्नर पंजाब ने अपनाया। लेकिन रामे साहब एक और चीज़ भी तो आ रही है, जो गवर्नर ने ऑर्डर पास किया कि इस तारीख पे वो इत्मीनान का वोट हासिल करेंगे, वो तारीख तो गुजर गई है और अभी अदालत ने ये भी नहीं कहा कि आप फ़लाँ तारीख को ये इत्मीनान का आपके लिए सेशन बुलाया जाए। ये अदालत ने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया। अब देखना तो ये है कि अब जो 1 जनवरी की डेट रखी गई है उस वक्त तक गवर्नर दोबारा वो ऑर्डर्स करते हैं इत्मीनान का वोट लेने का या नहीं करते या कौन सी तारीख रखते हैं। और इसमें अदालत में जो बार बार ये इस बात पे भी डिस्कस हो रही थी कि जो टाइम फ्रेम है वो 10 रोज़ का होना चाहिए, 3 से 7 रोज़ या 10 रोज़ की बात हो रही थी। तो इस हवाले से भी अभी ऑर्डर्स आएगा तो ये क्लीज होगी, लेकिन अदालत में तो ऐसा कोई नहीं कहा गया कि इसके लिए टाइम फ्रेम दिया गया हो अदालत की तरफ से कि वो इत्मीनान का वोट हासिल करें। लेकिन अदालत ने ये बात ज़रूर की है कि अदालत उनको इत्मीनान के वोट से नहीं रोक रही, यानी कि उन पर खुद डिपेंड कर रहा है कि वो इत्मीनान का वोट हासिल करें। देखिए, ये एक मौका दिया गया है गवर्नर के वकील को कि अगर हुकूमत जो है उनकी तरफ से 12 जनवरी का नोटिस जारी किया जाता है तो उस पर वकला आके जो गवर्नर के वकला हैं वो इस पर आके कोई पटिशन दायर करते हैं कि ये लाजमी जो है इनके लिए वो मशरूत करे अदालत कि वो नो कॉन्फिडेंस का वोट जो है वो लाजमी ले। फिर वो उस केस को उस जो पहली एक एप्लीकेशन नोटिस जारी किया गया था इजलास बुलाने का उसको बेस बना के वो दोबारा से ये दायर कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर हमें जवाब लेके दें, इस पर फैसला दें। क्योंकि आपने हुकूमत को तो बचा दिया, हुकूमत का जो गवर्नर का फैसला था उसको तो आपने डी नोटिफाई कर दिया। अब हम महसूस नहीं कर रहे कि आज गवर्नर के वकला पेश भी हुए लेकिन वो अदालत को मुतमिन करने में ये कामयाब नहीं हो सके कि जो अदम इत्मीनान का वोट है उसके लिए भी अदालत कोई तारीख मुकर्रर कर दे, टाइम फ्रेम दे दे। गवर्नर के वकील पेश तो हुए हैं लेकिन वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके कि एक तरफ वज़ीर आला बहाल हो रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अभी तक जो कोर्ट की हमने जो प्रोसीडिंग हमने देखी है उसमें अदालत ने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। और जो गवर्नर का आर्डर था इत्मीनान का वोट लेने का
वो भी गैर मौसर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसके बाद इजहार उन्होंने डी नोटिफाई किया। ये आपने बिल्कुल वो सही पॉइंट आउट किया है कि गवर्नर के जो वकला थे, वकील थे उनकी तरफ से कोई अच्छे दलाइल जो है वो नज़र नहीं आए। और हालांकि जजेस की तरफ से बाकायदा उनको कहा भी गया था कि अगर इनको रिस्टेंड किया जाता है, इनको बहाल किया जाता है, तो ये तो असम्बली फिर तोड़ देंगे। आपके पास क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या आप कोई अंडरटेकिंग लेकर आए? तो इस पर वो लाजवाब थे, उन्होंने कहा जी हम अंडरटेकिंग ले आते हैं। लेकिन गवर्नर के वकला की तरफ से जो दलाइल थे वो बिल्कुल गैर मौसर थे। उनकी वो ये नहीं चीज़ लेके गए कि अदालत जो है वो ये भी पाबंद करे कि वज़ीर आला लाजमन जो एक पहला नोटिस जारी किया गया था कि नो कॉन्फिडेंस का वोट लें, वो इस पर तो पाबंद नहीं कर सके इनको। देखें, अगर हम रिलीफ की बात करें, रिलीफ चौधरी परवेज़ इलाही को तो मिल गया, वो इसलिए कि उनकी वो बहाल हो गया बतौर वज़ीर आला, उनकी कबीना में बहाल होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है गवर्नर पंजाब जो कि उनसे इतमाद का वोट के लिए कह रहे थे, पहले उनका जो आर्डर आया था, अब वकला अगर वो कर लेते कि टाइम फ्रेम मिल जाता उन्हें कि 11 जनवरी तक फ़लाँ तारीख तक वो जो है वो इतमाद का वोट आ सके, फिर समझते कि दोनों तरफ बैलेंस है। और अब एक तो अदम इतमाद की तहरीक आई हुई है वज़ीर आला के ख़िलाफ़, अब ज़ाहिर है कि अब तो ये लग रहा है कि अदम इतमाद की तहरीक पे असम्बली इजलास होगा, और जो इतमाद का वोट लेने वाला मामला है वो लग रहा है कि इसकी शायद बाद हो। जो अपोजिशन की तरफ से तरीके अदम एतमाद पंजाब असम्बली में पेश की गई थी वो तो आज वापस ले ली गई है। अब कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस का वोट जो है वो एतमाद का वोट वो गवर्नर पंजाब के जो नोटिस हैं उसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने लेना था। लेकिन अब मामला वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि गवर्नर के वकला कुछ उनके दलाइल कमज़ोर नज़र आए। अगर वो चाहते तो आज वो फ़ैसला लेके जाते कि आप नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो असल एक केस की बुनियाद है कि नो कॉन्फिडेंस आप कम से कम असम्बली से लें, तो जिस पर स्पीकर और सेक्रेटरी असम्बली के रूल्स के ऊपर भी ख़ास तौर पर बहस जो है वो देखी गई। उनके असम्बली के रूल्स 22 के ऊपर ख़ास तौर पर बहस की गई कि वो रूल्स क्या हैं, कि कब तक स्पीकर जो है वो इजलास बुला सकते हैं, किसके इख्तियारात हैं। तो उस पर भी बैरिस्टर अली ने बहुत अच्छे उनके दलाइल थे कि रूल्स में क्या इख्तियारात हैं, क्योंकि अगर स्पीकर जो है वो इजलास बुलाएगा तो फिर ही वज़ीर आला पंजाब जो है वो वोट इत्मीनान का वोट लेंगे। अली नाम, बहुत शुक्रिया। आज आप हाई कोर्ट आए और आज हमारे मेहमान थे। हाई कोर्ट में काफ़ी प्रोसीडिंग भी आपने देखी और सारा दिन आज बिज़ी रहा, और ख़ास तौर पे आज लाहौर हाई कोर्ट में इंतहाई अहम केस था आज वज़ीर आला पंजाब की बहाली के मुतल्लिक। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साबिर अजीज़ शेख की सरमाई में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरख्वास्त गुजार के वकील और के मौक़िफ़ सुनने के बाद आज अबूरी तौर पर रिलीफ दिया है चौधरी परवेज़ इलाही को, और उन्हें काबीना समेत बहाल करने का हुक्म दिया गया है, और इसी वाले से कुछ देर तक इसका तहरीरी अबूरी हुक्म भी जारी हो जाएगा। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। आप अली रामे के हमरा मौजूद थे, हमें तफसील अनाज होने वाली समात का अहवाल बता रहे थे। आगे बढ़े और कुछ बात करें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि स्पीकर पंजाब असम्बली गवर्नर के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर को खत लिखेंगे। अदालत की अगली तारीख समात से कबल एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे। वो जमान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। स्पीकर साहब जो हैं वो सदर ममलिकत को लिख रहे हैं कि गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। तहरीके इस्तेकाक गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो है वो आज पंजाब असम्बली ने उसको ले आए हैं, और कल से जो पूरा हाउस है, नेक्स्ट जो हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें जो पूरा हाउस है पंजाब असम्बली का, वो प्रिविलेज कमेटी में, इस्तेकाक कमेटी में कन्वर्ट किया जाएगा, और गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब करके पूछा जाएगा कि उन्हें ये गैर आइनी इकदाम की जुर्रत कैसे हुई। ये जितने भी, चाहे 5 दिन है या 7 दिन है या 8 दिन है, ये केस चलेगा। हम पहले ही तैयार हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सिर्फ हमने ये कहा था कि इतना मौका हो कि जो हमारे MPAs मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं। जबकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के वकील अली जफर ने कहा कि एतमाद की तहरीक के लिए आइन में वक्त दर्ज नहीं है। माजी के केसेस यही बताते हैं कि इसके लिए मुनासिब वक्त होना चाहिए, और 10 से 15 दिन एक मुनासिब वक्त है। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसका टाइम टू लिमिट दिया हुआ है आइन में, लेकिन जो आर्टिकल है जिसमें गवर्नर ने देना होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, उसमें टाइम नहीं दिया हुआ। उसमें जजमेंट्स यही कहती हैं, साबिर शाह साहब की जजमेंट है और वटू साहब की जजमेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट की है, एक हाई कोर्ट के फुल बेंच की है, और वो ये कहती हैं कि आपको रीजनेबल टाइम देना चाहिए। गवर्नर ने 14 दिन तक का टाइम या 7 दिन का या 3 दिन का, कितना टाइम था रीजनेबल? जो रीजनेबल टाइम भुट्टो वाले केस में 10 दिन का था। जो टाइम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आइन में लिखा हुआ है वो कम से कम 11 से 14 दिन का है।
इसलिए वही रीजनेबल टाइम समझा जाएगा कि 10 और 15 दिन के दरमियान कोई टाइम दिया जाए जिसके अंदर आप वो। बात करें आटे की तो फाइन आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से नान मजीद महंगे होने का खदशा है। 2 हफ्तों में फाइन आटे की कीमत में 1300 रुपये का इजाफा हुआ है। शहर की ओपन मार्केट में 2 हफ्तों में फाइन आटे की कीमत में 1300 रुपये का इजाफा हुआ है। 80 किलो फाइन आटे की कीमत 10,000 रुपये हो गई है। शहर में अब नान 22 से 25 रुपये का फरोख्त हो रहा है और कीमत मजीद बढ़ने से नान की कीमत भी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। शहरियों ने कहा कि हम किसके सामने जाकर रोए, किसकी हुकूमत है, अवाम माशी तौर पर मर गई है। अब रोटी नान तक खरीदने से भी महरूम हो गए हैं। हुक्मरान कुर्सी कुर्सी खेलने में मगन है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठा ली। असातिज़ा 2 जनवरी तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज से उसातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठा ली है। उसातिज़ा 2 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। तलाक याफ्ता, बेवा, बाहमी माजूर और मेडिकल के बुनियाद पर तबादले हो सकेंगे। तरक्की पाने वाले उसातिज़ा भी एडजस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसातिज़ा को ओपन मेरिट के तहत तबादले करवाने की इजाजत नहीं होगी। ओपन मेरिट के तहत तबादलों पर से पाबंदी गर्मियों की छुट्टियों में उठाई जाएगी। उधर स्वीड नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में तामीराती और तरक्याती कामों के फंड्स में लाखों रुपए का फ्रॉड होने का इंकशाफ हुआ। कंपनी ने तहकीकात का आगाज करते हुए ठेकेदारों की अदायगियां रोक ली। स्वीड नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में तामीराती कामों के दौरान मुबैना तौर पर एक काम को 3 मरतबा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। जराये ने बताया कि इजाफी रकूम वसूल करने की बुनियाद पर कंपनी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। कंपनी ने एक ही काम की उजरत 3 मरतबा दर्ज होने पर ठेकेदारों की अदायगियां रोकी हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पाइपलाइन के लिए खुदाई एक दफा हुई, ताहम फंड की वसूली 3 मरतबा की गई। इमरजेंसी और कम प्रेशर की शिकायत के दौरान होने वाले कामों में भी फ्रॉड किया गया और तामीराती तरक्याती कामों का बजट कम होने पर ठेकेदारों ने फ्रॉड से इजाफी रकम वसूल की। मौसम सरमा में कम प्रेशर की बुनियाद पर नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए तामीराती काम किए जा रहे हैं। बात करें कि बेनज़ीर भुट्टो के 15वें योम शहादत की मुनासिबत से पीपल्स पार्टी वसत पंजाब कल्चरल विंग के ज़ेर एहतमाम सेमिनार जयालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बेनज़ीर भुट्टो के 15वें योम शहादत की मुनासिबत से बीबी शहीद का अधूरा मिशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजू पर सेमिनार हुआ। समीना खालिद घुरकी, राना फारूक, डॉक्टर खालिद जावेद जान, बू अली मुनव्वर ने खसूसी शिरकत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी समीना खालिद घुरकी ने बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पर रोशनी डाली। एक खातून होने के नाते से उन्होंने जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो इसी तरह है जिस तरह कि हम अपने उन हस्तियों का जिक्र करते हैं जिनका कि उन्होंने हर दौर में अपनी शख्सियत को हर तरह मनवाया, हर रूप में मनवाया। सेमिनार में फैसल मीर, राना फारूक सईद ने भी बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों के मुतालिक इजहार ख्याल किया। पीपल्स पार्टी आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की क़यादत में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अधूरे मिशन की तकमील के लिए भरपूर तरीके से आगे बढ़ रही है और इंशाअल्लाह पंजाब को भी वापस लेगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कायद शहीद साथ लेके गए थे और उन्होंने कह दिया था अपनी जिंदगी में कि मेरी जानशीन जो है वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो है। पीपल्स पार्टी के जयाले सेमिनार में जीए भुट्टो के नारे लगाते रहे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा तोकीर अकरम, सिटी 42। किर्गिस्तान के सफीर का लाहौर चैम्बर का दौरा, सदर काशिफ अनवर, काशिफ यूनस महर और दीगर से मुलाकात की। किर्गिस्तान के सफीर अलान बेग तोतियों ने लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर, काशिफ यूनस महर और दीगर से मुलाकात की। गैर मुल्की सफीर के साथ मीटिंग में लाहौर चैम्बर के 32 में से सिर्फ 3 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान शरीक हुए। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान में सिर्फ मियां अतीकुर रहमान, राजा हसन अख्तर, मोहम्मद उस्मान शेख मौजूद थे। इस मौके पर मुलाजमीन और सदर के स्टाफ को बिठाकर हॉल की नशिस्तें पुर की गई। किसी गैर मुल्की सफीर के दौरे पर एग्जीक्यूटिव कमेटी की अक्सरियत का गायब होना सवालात छोड़ गया है। जबकि लाहौर चैम्बर में ईरान के कौंसल जनरल मोहम्मद रजा नजीरी के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। लाहौर चैम्बर के अहदेदारों ने ईरानी सफ़ीर को लाहौर में 4 साल तक कामयाब सिफारतकारी के हवाले से मुबारकबाद दी। ऐवान सनत और तिजारत के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान और दीगर कारोबारी शख्सियात तकरीब में मौजूद थी। सदर काशिफ अनवर ने कहा कि ईरानी कौंसल जनरल ने हमेशा लाहौर चैम्बर के मेंबरान के लिए ईरानी कौंसलेट के दरवाजे खुले रखे। पाक ईरान तिजारत बढ़ाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया।
ईरान के कौंसल जनरल ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान का सकाफती, इक्तसादी और सियासी मरकज़ है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के नज़रियात ईरान के इस्लामी इनकलाब की बुनियाद बने। क्रिसमस की आमद पर कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में केक काटने की तकरीब मुनक़िद हुई। CCPO गुलाम महमूद डोगर मेहमान खसूसी थे। मसीही और मुस्लिम कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और मुस्लिम अकाबरीन ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मसीही बरादरी के मजहबी कायदीन, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी के अरकान, मुस्लिम उलमाए कराम और मशाइख अज़ाम भी मौजूद थे। रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल, खुरम शहजाद, पादरी इमरान सैमुअल, फादर आसिफ सरदार, पादरी सलीम सुल्तान, आर्चर बिशप सिप्तैन, शमूर बूटा ने तकरीब में शिरकत की। आगा शाह हुसैन कजलीबाश, मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी, कासिम अली कासमी, मौलाना हाफिज अशरफ गुज्जर, मौलाना शकील और रहमान नासिर, साहबजादा हाफिज बाबर फारूक शरीक हुए। हाफिज सईद इमरान, SP सिक्योरिटी दोस्त मोहम्मद, DSP रिहान जमाल समेत सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च के पादरी शाहिद मिराज की वफात पर उनकी रूह के असाले सवाब के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। लाहौर फ्लैटिस होटल में क्रिसमस की मुनासिबत से मसीही स्टाफ के लिए केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर ऑपरेशंस फ्लैटिस होटल अरशद बी अंजुम की जानिब से अहतमाम किया गया। डायरेक्टर ऑपरेशंस फ्लैटिस होटल इरशाद बी अंजुम की जानिब से मसीही स्टाफ की खुशियों में रंग भरने के लिए क्रिसमस की मुनासबत से केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। हम हर त्यौहार मनाते हैं, कोई त्यौहार मिस नहीं करते। हमारे होटल में काफ़ी किस्म की काम कर रही है, तो हम उनको फीलिंग देना चाहते हैं हाउ क्लोज वी आर। तो चाहे फॉलोइंग डे हो, चाहे छोटी दो बड़ी दो, मेरी पूरी ख्वाहिश होती है कि अपने स्टाफ के साथ सेलिब्रेट करूं। तकरीब में क्रिसमस की मुनासबत से खूबसूरत ट्री को जगमगाती लाइटों से मुज़य्यन किया गया। इरशाद बी अंजुम ने मसीही मुलाजमीन के हमराह केक काटा, जिस पर मसीही स्टाफ की जानिब से बेहद खुशी का इजहार किया गया। इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट किया और हम बड़े खुश हुए कि इन्होंने अच्छे तरीके से हमें सेलिब्रेट किया। हम थैंकफुल हैं तमाम स्टाफ के लिए जो हमें बिल्कुल भी फील होने नहीं देते कि हम नॉन मुस्लिम हैं। तकरीब में डायरेक्टर सेल्स रिजवान भट्ट, CFO मोहम्मद साजिद, डायरेक्टर फूड रजा ख्वाजा समेत मसीही मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन राना अजहर के हमरा कोमल इस्लाम, लाहौर। इसी के साथ बुलेटिन अपने ख़त्म को पहुँचता